दोस्तों नमस्कार। स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनारा मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बीए सेकेंड ईयर के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चीन के संविधान के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में अपन ने चीन के संविधान की प्रमुख विशेषता पढ़ी थी और उन्हीं विशेषताओं में से चीनी संविधान के अंदर नागरिकों को कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं, साथ ही नागरिकों की राष्ट्र या राज्य के प्रति क्या ड्यूटीज या कर्तव्य है, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चीनी गणराज्य, नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। चीनी गणराज्य के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 33 से 50 तक चीनी गणराज्य के संविधान, जो वर्तमान संविधान 1982 का है, उसमें जिन नागरिक मौलिक अधिकारों का उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 33 से 50 तक है। साथ ही अनुच्छेद 51 में नागरिकों के इन अधिकारों पर क्या प्रतिबंध लगाए गए उसका उल्लेख किया गया है। तो हम देखते हैं चीनी नागरिक अधिकारों की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। उन प्रमुख विशेषताओं में नंबर 1 देखते हैं अपन, अधिकारों का विशेष उद्देश्य। पाश्चात्य लोकतांत्रिक देशों में नागरिक अधिकारों का संविधान में उल्लेख का उद्देश्य व्यक्ति स्वतंत्रता की रक्षा करना है। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार नागरिक अधिकारों का उद्देश्य ऐसी दशाओं का निर्माण करना है जिससे नागरिकों के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके। इसके विपरीत चीन जैसे कम्युनिस्ट कंट्रीज में नागरिक अधिकारों का उल्लेख साम्यवादी दल के नेतृत्व को संवैधानिक अस्तित्व प्रदान करने और समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया। इन कहने का मतलब है कि इन जो साम्यवादी देश है इसके अंदर नागरिक जो अधिकार है उनका उद्देश्य पाश्चात्य उदारवादी लोकतांत्रिक देशों की भांति व्यक्ति स्वतंत्रता न होकर के साम्यवादी दल का जो वहाँ का कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जो लीडरशिप है उसको संवैधानिक अस्तित्व प्रदान करना है और साथ ही जो समाजवादी व्यवस्था है उसे सुदृढ़ करना है। इस उद्देश्य से नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं। सेकंड है समाजवादी आधार। फ्रांस व अमेरिका नागरिक अधिकारों की घोषणा व्यक्तिवाद पर आधारित है। इसके विपरीत साम्यवादी चीन में समाजवाद तथा समूहवाद को नागरिक अधिकारों का मूल आधार बताया गया है। देश और समाज के सार्वजनिक हितों के समक्ष व्यक्तिगत हितों को गौण करार दिया गया है। इन कहने का मतलब है कि यहाँ पर मूल अधिकारों को समाजवादी आधार दिया गया है। पाश्चात्य देशों में जहाँ व्यक्तिवाद अर्थात व्यक्ति को केंद्र मान करके अधिकार दिए गए, वहीं साम्यवादी देशों में जो अधिकार प्रदान किए गए हैं वह व्यक्ति के स्थान पर समूह या समाज को केंद्र माना गया और व्यक्ति को उसका एक अंग मान करके इस तरह के मूल अधिकार दिए गए हैं। फिर अधिकारों का आर्थिक आधार। साम्यवादी चीन के संविधान में आर्थिक अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है, जबकि पश्चिमी उदारवादी देशों के संविधानों में राजनीतिक अधिकारों को अधिक महत्व दिया गया है। यद्यपि चीनी संविधान राजनीतिक अधिकारों जैसे मत देने, बोलने और संगठित होने के अधिकार का उल्लेख करता है, लेकिन साथ साथ काम पाने, विश्राम करने, छुट्टी पाने या बीमारी बुढ़ापे में पोषण के अधिकार की भी गारंटी देता है। इन पाश्चात्य देशों की तरह ये अधिकारों का इनका मुख्य आधार जो है वो राजनीतिक न होकर के आर्थिक है। यद्यपि मत देना, आपके साथ ही सरकारी पद प्राप्त करना, आलोचना करना जैसे कुछ अधिकार दिए गए हैं, परंतु फिर भी प्रमुख आधार आर्थिक ही है। फिर अधिकारों के साथ कर्तव्य का उल्लेख। चीन के नागरिक अधिकारों की विशेषता यह है कि सोवियत रूस की भांति अधिकारों के साथ साथ ड्यूटीज का भी उल्लेख किया गया। 1954 के संविधान के प्रारूप प्रतिवेदन में स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि हमारे देश की जनता के अधिकार और कर्तव्यों में पूर्ण सामंजस्य है। किसी को भी बिना अधिकार के न कर्तव्य प्राप्त है और न तो बिना कर्तव्य के अधिकार। ये नागरिकों का पुनीत कर्तव्य है कि वे मातृभूमि की रक्षा करें, आक्रमण का प्रतिरोध करें और कानून के अनुसार सैनिक सेवा करें।
तो इस प्रकार से यहाँ अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। फिर है न्यायपालिका के संरक्षण का अभाव। प्रजातांत्रिक देशों में अधिकारों की सुरक्षा के लिए निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की जाती है, लेकिन साम्यवादी चीन में नागरिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किसी न्यायालय पर नहीं सौंपा गया है। फिर है कुछ अनोखे अधिकार। चीन के संविधान की एक विचित्रता यह है कि कुछ नवीन अधिकारों का उल्लेख किया गया और कुछ चिर परिचित अधिकारों को छोड़ दिया गया। विदेशी नागरिकों को चीन में बसने का अधिकार, राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार और विदेशों में बसे हुए चीनी नागरिकों की सुरक्षा के अधिकार ही विलक्षण प्रतीत तो होता है, जितना कि निजी संपत्ति के अधिकार का न होना। यह निजी संपत्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन विदेशी जो चीन में बसते हैं उनको भी अधिकार है, राज्य कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत का भी अधिकार है और विदेशों में बसे हुए चीनियों को भी ये नागरिक सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। फिर है अधिकारों का विवरण। चीनी गणराज्य में अधिकारों का विवरण में सर्वप्रथम अपन देखते हैं आर्थिक अधिकार यानी इकोनॉमिक राइट्स। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख अधिकार इस प्रकार है, जैसे काम का अधिकार, उसके बाद में राइट टू वर्क, फिर विश्राम का अधिकार राइट टू रेस्ट, फिर बुढ़ापे, बीमारी और अपाहिज होने की स्थिति में आर्थिक सहायता पाने का अधिकार तथा सामाजिक बीमे व राजकीय स्वास्थ्य योजना से लाभ उठाने का अधिकार। काम के अधिकार को यहाँ पर काफ़ी महत्व दिया गया, इसलिए इसे कर्तव्य की कोटि में रखा गया है। और अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि काम करना नागरिकों का अधिकार भी है और ड्यूटीज भी है। अंधों, बहरों और गूंगों के लिए शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था की गई है। शहीदों के परिवारों को पेंशन और कुछ विशेष रियायतें देने की भी व्यवस्था इसके अंदर की गई है। उसके बाद है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। इस क्षेत्र में मुख्य अधिकार है शिक्षा का अधिकार तथा विज्ञान, साहित्य, कला, संस्कृति के क्षेत्र में अनुसंधान और सर्जन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 46 में नागरिकों की शिक्षा प्राप्ति के कर्तव्य अधिकार का वर्णन है। ये कहा गया है कि राज्य बालकों व युवकों के संपूर्ण नैतिक, बौद्धिक एवं शारीरिक विकास के लिए प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 47 में नागरिकों को वैज्ञानिक अनुसंधान, साहित्य, कला, सर्जन, सांस्कृतिक विकास की आज़ादी दी गई है और संविधान के अनुच्छेद 49 में विवाह, परिवार तथा माँ व बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य को दी गई है। संविधान इसमें पति पत्नी को परिवार नियोजन का व्यवहार में लाने का आदेश दिया गया है और बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा देने का माँ बाप के कर्तव्य का भी उल्लेख किया गया है। फिर है राजनीतिक अधिकार। पॉलिटिकल राइट्स के अंतर्गत 4 नागरिक अधिकारों का उल्लेख है। प्रथम, 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले नागरिकों को मत देने, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार। ये अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी को प्राप्त है, केवल कानून द्वारा राजनीतिक अधिकारों से वंचित नागरिकों को छोड़ करके। सेकंड, नागरिकों को राज्य के अंगों तथा प्रशासनिक अधिकारियों की आलोचना करने और सुझाव प्रस्तुत करने का अधिकार है। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कानून के उल्लंघन करने, कर्तव्य के उल्लंघन करने में शिकायत करने या दोषारोपण करने का अधिकार है, लेकिन झूठे आरोप लगाना या घटनाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करना भी गलत है। तृतीय, संविधान इस बात की स्वतंत्रता देता है कि नागरिक अपने अधिकारों के हनन के मामलों को उचित अधिकारियों तक पहुंचाए। यदि किसी व्यक्ति को सरकारी कर्मचारियों की वजह से हानि होती है तो हर्जाना प्राप्त करने का अधिकार है। चतुर्थ, राष्ट्रीय जन कांग्रेस के सदस्य उन यूनिटों की निगरानी के अंदर कार्य करेंगे जिन्हें उन्हें चुना है। इन यूनिटों को अपने प्रतिनिधि वापस बुलाने अर्थात रिकॉल वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर लागू किया गया है। प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद है नागरिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। चीनी नागरिकों को भाषण, प्रेस, इकट्ठा होने, संगठित होने, जुलूस और प्रदर्शन की आज़ादी दी गई है। संविधान नागरिकों को धार्मिक विश्वास की आज़ादी देता है। राज्य द्वारा, राजकीय संगठन द्वारा धार्मिक व अधार्मिक मामलों में भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन कोई नागरिक शांति व्यवस्था भंग करता है, नागरिकों को हानि पहुँचाए तथा राज्य की शिक्षा व्यवस्था में दखल करने के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है तो ये गलत है। संविधान व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता को उल्लंघन इनवॉल्युएबल बताया गया। किसी भी व्यक्ति को जन न्यायालय या जन
प्रोक्यूरेटर के निर्णय के अभाव में बंदी नहीं बनाया जा सकता है। नागरिकों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को स्थापित किया गया है और नागरिकों के घरों को भी उल्लंघन नहीं घोषित किया गया है। इसके लिए घरों की गैरकानूनी तलाशी बलात् प्रवेश का निषेध किया गया है। संविधान नागरिकों के निजी पत्र व्यवहार की स्वतंत्रता को कानूनन सुरक्षित बनाता है। राज्य की सुरक्षा, फौजदारी अपराध की छानबीन करने, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए प्रोक्यूरेटरों के कार्यों के लिए नागरिकों के पत्र व्यवहार की गुप्तता भंग की जा सकती है। ये विशेष उल्लेखनीय है कि संविधान के अनुच्छेद 50 उन चीनी नागरिकों का अधिकार हितों की सुरक्षा की बात करता है जो विदेशों में बसे हुए हैं। फिर है कानून के समक्ष समानता। संविधान के अनुच्छेद 33 में चीनी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता दी गई है। आगे कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक अधिकारों का उपयोग करता है, किंतु उसे संविधान व कानून द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों को भी पूरा करना चाहिए। संविधान महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में पुरुषों के समान अधिकार देता है। राज्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है और पुरुषों स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को लागू करता है। उसके बाद है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। साम्यवादी संविधानों की एक खास विशेषता है कि उनमें अधिकारों साथ साथ कर्तव्यों का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 52 से 56 तक नागरिकों के अधिकार कर्तव्य का उल्लेख किया गया। देश की एकता की सुरक्षा, ये नागरिकों का कर्तव्य है कि वे देश और उसकी सभी राष्ट्रीयताओं की एकता की सुरक्षा बनाए रखें। संविधान व कानून का पालन, नागरिकों की ड्यूटी है कि वे संविधान कानून का पालन करें, राज्यों के रहस्यों को प्रकट न होने दें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें और सार्वजनिक शांति और श्रमिक अनुशासन बनाए रखें और सामाजिक नैतिकता का आदर करें। फिर है मातृभूमि के प्रति कर्तव्य। प्रत्येक नागरिक की ड्यूटी है कि वे देश की सुरक्षा, सम्मान, हितों की रक्षा करें और इनको हानि पहुंचाने वाले कार्य न करें। फिर है मातृभूमि की रक्षा का दायित्व है। चीनी नागरिकों को अपनी मातृभूमि की रक्षा करने, विदेशी आक्रमण का विरोध करने का पवित्र दायित्व माना गया है। इस सम्मानपूर्ण कर्तव्य को निभाने के लिए नागरिकों को सैनिक सेवा, मिलिशिया में भर्ती होना चाहिए। फिर है कर देने का दायित्व है, ड्यूटी टू पे टैक्सेज। नागरिकों की ड्यूटीज है कि वे कानून द्वारा निर्धारित टैक्सेज राज्य को प्रदान करें। इस प्रकार से हमने चीनी संविधान के अंदर जिन नागरिक मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लेख है उनका विस्तार से अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।